कैसे टैकल करेंगे, इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है, अगर संभव हो तो आप लोग नोट डाउन भी करते रहेंगे। जैसे संविधान और संविधानवाद, है ना। क्या है संविधान, क्या है, कोई आदमी बोलिए। सर, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम लोग का शासन गवर्न होता है सर। बहुत अच्छा। और संविधानवाद? संविधानवाद सर एक नैतिकता है, एक विचार है जिससे कि हमारा देश चलता है सर। मतलब नैतिकता और बिल्कुल संविधान में बिल्कुल। लिखित जो भी विचारधारा है वही संविधानवाद है सर। हाँ, संविधानवाद एक विचारधारा है, एक नैतिकता है जो संविधान में लिखित प्रावधान या संविधान के जो मूल आदर्श हैं उसके अनुसार देश का शासन संचालित हो, ये सुनिश्चित करने का काम करता है। इसके साथ ही संविधानवाद, उसको तो प्रस्तावना पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना का क्या महत्व है, उसके क्या मूल्य हैं, आदर्श है, और उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है, कैसे ये संविधान की एक रूपरेखा तैयार करती है, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती है। तो प्रस्तावना भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तो एक और सेक्शन जो जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक तत्व, जिसकी चर्चा जो है संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के बीच में किया गया है। और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में। मौलिक अधिकार में जैसे समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और इसी से रिलेटेड आरक्षण, रिजर्वेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, और कैसे इसको कुछ लोग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध साबित करते हैं और कैसे ये मौलिक अधिकारों को सही मायनों में स्थापित करने वाला भी है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो टॉपिक आप लोग नोट करते रहिएगा, हम लोग विस्तृत सब लोग सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर एक मौलिक कर्तव्य का है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A में लिखा गया है। क्या मेरी आवाज जा रही है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ, यस सुन पा सर, रहे आ रही है। हैं? यस सर, हाँ, म्यूट करके रखा है हमने। ठीक। इसके इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें केंद्र राज्य संबंध पे ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न राज्यपाल से रिलेटेड हो सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है, निर्वाचन क्यों नहीं होता है, उनकी क्या सेवा शर्तें हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके क्या विवेकाधीन शक्तियां हैं, कैसे राज्यपाल जो है केंद्र राज्य संबंधों में एक बीच की कड़ी का काम करते हैं, और कभी कभी उनके द्वारा किए गए कार्य केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित भी करते हैं, निगेटिव अर्थों में प्रतिकूल प्रभावित करते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध में विधायी शक्तियों की चर्चा, कार्यकारी शक्तियों की चर्चा, वित्तीय शक्तियों की चर्चा, इस पे भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है, एक एक क्लास हम लोग एक एक घंटे अगर इस पे चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास एक ऐसा एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, आप लोगों को सोचने समझने की जो शक्ति हो जाएगी, वो जब एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, लॉजिक हो जाएगा, तो आप जब पेपर भी पढ़ेंगे ना तो उस टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे किससे? पॉलिटी के प्रश्न से। और जब आप पेपर पढ़ेंगे पॉलिटी के प्रश्न से रिलेट कर पाएंगे तो एक थॉट क्रिएट होगा, और वही थॉट जाकर के परीक्षा हॉल में जब आप अपने आंसर में डिलीवर करेंगे तो एग्जामिनर प्रभावित होंगे, और तब जाके आपको अच्छे मार्क्स
देंगे। अच्छे मार्क्स का क्या मतलब, जो जनरल मार्किंग है उससे 1 या 2 नंबर हमें ज्यादा चाहिए। अगर 10 प्रश्न में अगर 1 से 2 नंबर ज्यादा आ गया तो 10 दूना 20 नंबर हो जाता है। और वही 20 नंबर अगर एक पेपर में है, अगर 3 पेपर दे रहे हैं तो 3 पेपर में 20 या 60 नंबर, और सिलेक्शन 1 नंबर से होता है और 1 नंबर से नहीं होता है। तो कितना ह्यूज डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसके अलावा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें है आपातकाल। आपातकाल से संबंधित प्रावधान कहाँ है, आप लोगों ने पीटी में पढ़ा होगा। प्रीलिम्स टेस्ट में सभी लोग, मैं समझता हूँ कि पास है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ है इसकी चर्चा? पार्ट सर 18 में सर। आर्टिकल 352 से 360 के बीच में सर। पार्ट 18 352 से 352 से 360 के बीच में। 356 किससे संबंधित है? स्टेट में प्रेसिडेंट सर रूल, राष्ट्रपति जो शासन अभी सर। मणिपुर में आया था। प्रेसिडेंट रूल। हाँ, प्रेसिडेंट रूल। इसको संवैधानिक समाधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा आपातकाल के अलावा भी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था है ना, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों के बीच में क्या महत्वपूर्ण अंतर है, और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ तक है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ तक है, और भारत की स्थिति इन दोनों से अलग कैसे है। क्योंकि भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि सेंटर और फेडरल। इसके अलावा जैसा कि अभी हम लोगों ने भी शॉर्ट में चर्चा किया, पंचायती राज व्यवस्था, विशेषकर 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ना। 73वां और 74वां संविधान संशोधन में 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका पालिका से। हाँ, नगर पालिका से। और 73वां नगर पंचायत पंचायती राज व्यवस्था से। गुड, चलिए आप लोग। हम्म। इसके इसके साथ साथ हम लोग संविधान संशोधन आर्टिकल 368, इस पे हम लोग एक क्लास कर लेंगे। उसके साथ ही सर्वोच्च संविधान की विशेषता से भी इस बार क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है। हाँ हाँ, किनका प्रश्न था, दोबारा रिपीट कीजिए। संविधान की विशेषता से इस बार प्रश्न पूछने की उम्मीद है, क्योंकि संविधान संशोधन से प्रश्न पूछ चुका है, प्रस्तावना से प्रश्न पूछ चुका है, केंद्र हाँ राज्य बिल्कुल। संबंध। हाँ हाँ, लेकिन प्रश्न पूछ चुका है तो हम उस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक जिस ओवरऑल आइडिया के लिए आवश्यक है कि हम उस टॉपिक को, अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है, अगर उसको एक बार और रिवाइज कर लिया जाए तो इसमें बुराई नहीं है, बल्कि ये आपका टॉपिक और कंफर्म हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो और मतलब आप उसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस पे आपका कमांड हो जाएगा इस टॉपिक पे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो महत्वपूर्ण जजमेंट है वो कैसे हमारे अधिकारों को प्रभावित करता है, विधायी शक्तियों पे कैसे अंकुश लगाता है, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से रिट हैं, किस प्रकार उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके संविधान के द्वारा जो स्थापित शासन व्यवस्था है उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, चुनाव से संबंधी जो सुधार है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है, पीआईएल वगैरह क्या है, इस बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके अलावा बिहार से रिलेटेड बिहार में एक है राजनीति में अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण। इससे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं विगत वर्षों को अगर देखा जाए तो। जैसे चुनाव में जाति और धर्म सामान्यतः बिहार की राजनीति में ये रहा ही है, हमेशा से रहा है, और आज भी हम अपने आसपास देखते हैं तो जाति और धर्म की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते हैं। दल बदल कानून की स्थिति क्या रही है हमारे देश में, कब इम्प्लीमेंट हुआ, किस तरह से उसने
सरकार को प्रभावित किया है, संविधान को भी प्रभावित किया है। महिलाओं का राजनीति में उनका कितना भागीदारी है, और संसदीय जो हमारी शासन व्यवस्था है उसमें विपक्ष की क्या भूमिका रही है। हालांकि इससे प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं, पर अब ये मुझे लगता है कि जिस हिसाब से विपक्ष कमजोर, और ये जो हमारा 18वां लोकसभा चुनाव हुआ उसमें विपक्ष एक मजबूत भूमिका में आया है पिछले 16वीं और 17वीं चुनाव की तुलना में, तो यह इस बार मुझे लगता है महत्वपूर्ण टॉपिक बनने जा रहा है। नागरिकता भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में काफी समय हो गए हैं, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे एक बार, ताकि इस पे चर्चा, जब इससे अगर प्रश्न निकल के आए तो आप लोगों के पास एक ओवरऑल आइडिया हो कि हम इससे रिलेटेड प्रश्न को लिख पाए। न्यायिक सक्रियता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। न्यायिक सक्रियता कैसे जब विधायिका जो है शक्तियों में कटौती करती है तो न्यायिक सक्रियता, हमारी न्यायालय जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करती है, और न्यायिक सक्रियता के द्वारा उस मौलिक अधिकार को स्थापित करने में, मौलिक अधिकारों को विस्तृत करने में इस तरह से सहायक है। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 3-4 सालों में लगभग बार पूछा जा चुका है। हाँ बोलिए। आरक्षण का जो उपवर्गीकरण वाला हाईकोर्ट अभी जो दिया है, इससे भी रिलेटेड कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आरक्षण। तो आरक्षण जब पढ़ेंगे तो उसमें महिला आरक्षण के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, दिव्यांगजनों के अलग आरक्षण है, महिला आरक्षण है, SC ST आरक्षण है, OBC है, EWS है, और उनका संविधान और उनका जो है सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण जजमेंट है, और विभिन्न आयोग है जो आरक्षण पे अपनी रिपोर्ट दी हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और उपवर्गीकरण वाला सही सुझाया है आपने, वो तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आरक्षण हम लोग पढ़ेंगे तो उस पे जो लेटेस्ट वाला जो उपवर्गीकरण है, जो SC ST में भी उपवर्गीकरण करने का, नॉन क्रीमी लेयर लागू करने का जो कंसेप्ट दिया है हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने, तो वो कैसे और कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा, और कैसे हमारे देश की राजनीति व्यवस्था और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको प्रभावित करेगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ई गवर्नेंस क्या है, आप लोगों को है कुछ आइडिया? सर शासन में आजकल जितना सर का यूज करना ही गवर्नेंस है। शासन में संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी का उपयोग करते हुए शासन संचालन को बेहतर बनाना ई शासन है। बहुत अच्छा। और सुशासन? ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ऐसा शासन जिसमें जवाबदेही हो, उत्तरदायित्व हो। अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। सुशासन accountable, transparent and providing governance to the कंपोनेंट आप grassroots लोगों level। ने बताया। अब हम कह सकते हैं कि जैसे सुशासन क्या है, तो जनता, जो देश किसी क्षेत्र विशेष में या हमारे देश में रहने वाले जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन, जिसमें पारदर्शिता हो, जवाबदेहिता हो, है ना, और संविधान के अनुरूप शासन सुनिश्चित करे, विधि का शासन स्थापित करे। इसको ये सब सुशासन के कंपोनेंट है। इनकी क्या क्या चुनौतियां हैं, इनमें क्या क्या कमी है, और आने वाले दिनों में हमारे सरकार क्या क्या प्रयास करने जा रही है, अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं ताकि सुशासन को स्थापित किया जाए। एक सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सुशासन दिवस, आप लोगों को कोई आइडिया? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर, बिल्कुल। वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक और है न्यायपालिका से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोलेजियम व्यवस्था, इसको भी हम लोग देखेंगे।
जी सर, इस पे अभी विवाद भी हो रहा है, बहुत सारे देश हाँ हाँ, जो इस है पे भी यही किसी है। को इस दिया है। पॉलिटी के प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो चर्चा का विषय रहता है, बस उसको प्रश्न में इस तरह से पिरोते हैं ताकि आप उसकी जटिलताओं को समझ नहीं पाते, समय का अभाव रहता है, कई प्रश्न आपके ऊपर चढ़े होते हैं, जिसके कारण परीक्षा में उन प्रश्नों को जो पूछे गए हैं उनके मूल तत्वों को हम लोग समझ नहीं पाते, डिलीवर कर नहीं पाते, तो हमारे मार्क्स कम जाते हैं या नहीं देते, या आंसर छूट जाता है, जिसके कारण हमारी सिलेक्शन होने की संभावनाएं कम हो जाती है। पर हम लोग के पास अभी पर्याप्त समय है। जैसे एक एक दिन में हम लोग दो दो टॉपिक, जब मैं क्लास करूंगा तो मैं आप लोगों की जो भी आइडियाज है उसको तो बाद में लूंगा, पहले जब क्लास करूंगा तो क्लास लेने के संदर्भ में मैं एक शॉर्ट नोट्स भी बना लूंगा और आप लोगों के सामने रख कर, ताकि आप लोग उसको प्रिंट कर ले या खुद हूबहू कर भी ले। उसमें कुछ एड ऑन्स अगर आप कर पाएंगे अपने स्तर से, पढ़ते जाइए, एड ऑन्स करते जाइए, अगर कोई डाउट हो तो दिखा करके सेंड करके व्हाट्सएप पे और पूछ भी लीजिए कि क्या मैं इसको समाहित कर सकता हूँ इसमें। हम लोग उसमें जो भी हमारी जो राय होगी, जो हमारे एक्सपर्ट होंगे, कार्तिकेयन सर हो गए, रुपेश सर हो गए, या मैं हो गया, अन्य जो सर हैं, ऑफिसर हैं, वो सजेस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल। और रुपेश सर, अगर हाँ सर, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों को किसी भी टीचर से कनेक्ट करना हो या कुछ पूछना हो तो वो हेल्प डेस्क पे मैसेज करेंगे और वो अपना बोलें कि मुझे ये सर को ये दिखाना है, तो वो उनको बोल दें, तो वहां से फिर उस टीचर को वो ट्रांसफर कर देंगे आपका बात, या जो भी पीडीएफ आप भेजेंगे। जी लेकिन वो बिल्कुल। करना क्या है कि हेल्प डेस्क को रिक्वेस्ट करके, और एक बात समझ लीजिए कि हेल्प डेस्क में जो है वो काम करते हैं जो हमारे टीम के मेंबर, वो उनकी ड्यूटी 8 घंटे की ही होती है। ठीक है, तो 24 घंटे में से कभी भी वो 8 घंटे ही मैसेज करेंगे आपको। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, मैसेज किए सर रिप्लाई नहीं मिल रहा है 2 मिनट में, वो काम कर रहे हैं अपना, उनको बहुत सारा लोड रहता है ना, तो धीरे धीरे रिप्लाई करते रहते हैं। ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है कि जो रिप्लाई नहीं आएगा। मैक्सिमम 72 घंटे, 24 से 48 घंटे तक में रिप्लाई आना ही आना है। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम बता रहे हैं, वो 2-4-5 घंटे में भी आ ही जाता है। इम्पेशेंट नहीं होना है जीवन में। ओके सर, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंस और डिसिप्लिन, ये दो चीजें आपके अंदर होनी ही चाहिए अगर एक सरकारी सेवक बनना है, तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। क्योंकि जब आप इम्पेशेंट होंगे तो आप जो आपका मूल लक्ष्य है उससे डाइवर्ट हो जाएंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और इनडिसिप्लिन हुए, सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता भी एक महत्वपूर्ण और ज्वलंत टॉपिक है वर्तमान समय में। इसको भी हम महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में शामिल करते हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी जो है एक हम मुझे लगता है कि राजनीति से सब लोग वाकिफ हैं, और एक एक ओवरऑल आइडिया हम लोग ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। एक टॉपिक है राजनीति का जो है अपराधीकरण। सब लोग कुछ ना कुछ अपना एक मंतव्य होगा, सब लोगों के पास अपना कुछ डेटा होगा, सब लोग बिहार की राजनीति के बारे में सोचते होंगे। अगर मैं कहूं कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण, इन दोनों में क्या अंतर है, तो क्या कोई आदमी है जो बता पाएंगे? हाँ, एक बोहरा समिति जो गठित हुई थी, बिल्कुल सही कहा आपने। और बोहरा समिति जो है 1993 में गठित हुई थी, जो राजनेताओं और जो अपराधियों के बीच जो साठगांठ है उसका विश्लेषण करके रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिश अब नहीं की गई सरकार के द्वारा। हाँ, तबरेज जी बोल रहे हैं कि लागू नहीं हुई, बिल्कुल मैंने भी वही बोला। इसके साथ ही एक संथानम समिति भी 1963 में गठित की गई थी। क्या होता है कि जब राजनीति में, अच्छा, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हमारी हुई, जब 1950-51 में जब पहली लोकसभा का गठन हुआ, तो उस समय केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। सब लोग जानते हैं कि वो पार्टी कौन है, कांग्रेस हुआ करती थी। तो ऐसा क्या हुआ
कि 1967 या 70 के दशक में जो है, क्या मैं ऑडिबल हूँ? कोई आदमी बोलिए। यस सर। थैंक यू। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है, जब देश में पहले और दूसरी लोकसभा चुनाव और राज्यों में भी चुनाव हुए, तो एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। समस्या तब उत्पन्न हुई जब 1960-65 में जब विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल जो होते थे, जो क्षेत्रीय नेता उस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बड़े मंच की तलाश करने लगे। किसी क्षेत्र विशेष की समस्याएं अलग होती थी। उस समस्याओं के समाधान के लिए जब छोटे छोटे क्षेत्रीय नेता क्षेत्रीय दलों का निर्माण करने लगे और जब वो चुनाव में उतरने लगे, तब जो देश की नेशनल पार्टी थी उसके हितों के साथ टकराव होने लगी। तो हुआ क्या कि केंद्र में तो एक कांग्रेस पार्टी है, उसकी सरकार बन गई, लेकिन राज्यों में, कई राज्यों में छोटे छोटे दलों की छोटे छोटे दल अस्तित्व में आए और गठबंधन करके सरकार बनाई। गठबंधन करके सरकार बनाई तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके हितों पे क्या हुआ? कुठाराघात हुआ। उनको लगा कि हम सत्ता में नहीं है, तो उन्होंने अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, उन्होंने क्या किया? अपराधियों का सहारा लिया। किसी को डराने के लिए, मतदाताओं को धमकाने के लिए, चुनाव प्रचार को प्रभावित करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए उसका महिमा मंडन, अपराधियों का महिमा मंडन किया, उससे डरवाया, डराया। वहीं से शुरू होता है राजनीति में अपराधियों का प्रवेश। जब एक बार जब राजनीति में उनका प्रवेश हो गया, तो एक समय चलता रहा कि राजनेता लोग अपराधियों का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन स्थिति फिर बदली जब स्वयं जो अपराधी थे, जब वो राजनेता बनने लगे। क्या हुआ कि जब अपराधियों ने उनको शय दिया, उनको सुरक्षा मुहैया कराई अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, तो अपराधी भी समझ गए कि हमें सुरक्षित रहना है तो राजनीति दलों को साथ में रखना होगा, उनके साथ अच्छे सामंजस्य बिठाने होंगे। और उन्होंने जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने सोचा कि क्यों हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहें, क्यों न खुद चुनाव लड़के उस तो वहां से जो है अपराधियों का राजनीतिकरण होने लगा। आज के समय में भी बहुत नाम चर्चा में है, जो अपराधी छवि के लोग हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम अगर लेना चाहूँगा तो शहाबुद्दीन साहब हो गए, अनंत सिंह हो गए, फूलन देवी जी हो गई, और भी कई लोग हैं, अतीक अहमद हो गए, जिनकी आपराधिक छवि रही है और वो चुनाव जीते हैं। इस संबंध में जब और चर्चाएं आगे बढ़ती है और समय बीतता है, तो सरकार को भी लगता है कि नहीं, इस शासन व्यवस्था में, इस लोकतंत्र में अपराध और अपराधियों की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। तो कुछ समितियों का गठन किया जाता है, जैसे संथानम समिति हो गई, बोहरा समिति हो गया। बोहरा समिति 1993 में गठित किया गया था। राजनीतिक अपराधियों का जो साठगांठ था उस पर अपनी रिपोर्ट तो दी, लेकिन उस रिपोर्ट को सरकार ने कभी पब्लिश नहीं किया। अब उसका कारण क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि उसमें कई महत्वपूर्ण नेता शामिल हो सकते थे। उनको लगता था कि उनका करियर जो है खराब हो सकता था, जिसके लिए उन्होंने उसको पब्लिश नहीं किया। खैर, जो भी रीजन रहा हो, पर वर्तमान समय में भी राजनीति में अपराधियों का प्रवेश है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो 15वीं लोकसभा चुनाव में जो आपराधिक छवि के लोगों का जो
जो समावेश जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो लगभग 30% थे। वही 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये बढ़ करके 34% तक हो गया, 34%। 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, तब ये और बढ़ करके 43% हो गया। और जब आप लोगों ने अभी हमने पिछले साल 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये आपराधिक छवि वाले एमपी, एमएलए, एमपी, विशेषकर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो परसेंटेज था वो 46% और टोटल नंबर ऑफ एमपीज 251। ये एडीआर नामक संस्था अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया। एडीआर नाम सुना होगा आप लोगों ने। एडीआर स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो हम देखते हैं कि 30% से 34%, 34% से 43%, 43% से 46%, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है तो इसको कम कैसे किया जाएगा? तो इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं जो इस पे अंकुश लगाने का काम किया है। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कई महत्वपूर्ण मौकों पे कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडीआर नामक जो संस्था है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी लगभग 2 साल पहले। उन्होंने ये एक रिपोर्ट दिया कि जो सामान्य कैंडिडेट है, जो साफ और स्वच्छ छवि के जो उम्मीदवार हैं, उसकी तुलना में जो दागी और आपराधिक छवि के लोग हैं उनके जीतने की संभावना लगभग दोगुनी होती है। और यह एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है हम लोगों के लिए। तो इसका हम लोग देखेंगे कि अपराधियों का कारण क्या रहा है। तो आप लोगों के जो ऑब्जर्वेशन है थोड़ा सा बताइए। मैं चाहता हूं कि हम लोगों का जो क्लास हो वो 2 वे कम्युनिकेशन पे आधारित हो। एकदम सिर्फ डिलीवर, मैं लेक्चर देने आया हूं तो सिर्फ डिलीवर करके ना जाऊं, आप लोगों से मतलब बातचीत के द्वारा ही अपनी बातों को रख पाऊं। क्या कारण है कि हम लोगों ने अपराध और अपराधीकरण को इतना बढ़ावा दे दिया, विशेषकर राजनीति में? बताइए मनी आप मसल्स लोग। पावर सर। हाँ, अगर एक एक बात बोला जाए। सर 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था हम्म। इसमें जो डेटा पेश हुआ था उसमें आया था कि जो नवनिर्वाचित सांसद है उसमें 46% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाँ हाँ। जी सर। कितना डिफाई करके नहीं, सर का रिपोर्ट एडीआर वाला ये ठीक है। आप इसका मेंशन करें अच्छा होगा। हाँ, किसी संस्था का, सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑथेंटिक रिपोर्ट होता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। जब आप लोग कोट करेंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से कोट करेंगे। एडीआर का रिपोर्ट जैसे मैं कारण पे पूछ रहा था कि अभी अपराधी में क्या कारण है। तो बहुत सारे कारण आप लोग सोच सकते हैं, जैसे वोट बैंक की राजनीति हो गई। हेलो बाहुबल वाला हो गया सर, वोट बैंक हो गया, सांप्रदायिक नेतृत्व वाला भावना हो गया सर, हिंदुत्व हो गया या मुस्लिमवादी हो, उस तरह का चीज जो हावी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकल एरिया में सब प्रभुत्व का जो एक रहता है वो एक अलग चीज है। जैसे जाति विशेष लोग हैं तो वो जाति के ही लोग वहाँ वोट देंगे तो उसका उनका प्रभुत्व ज्यादा रहता है। तो ये सब 3-4 पॉइंट है। प्रभुत्ववादी एक्चुअली क्लियर प्रोविजन नहीं है। हेलो सर, क्लियर प्रोविजन नहीं है कौन सर बोल रहे हैं? हेलो कॉन्स्टिट्यूशन में। एक सेकंड, बिना हैंड रेज किए क्यों बोल रहे हैं? बोलिए वरुण कुमार, बोलिए आप सिर्फ। सर एक्चुअली क्लियर प्रोविजन नहीं है सर, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 का है ना, उसमें क्लियर प्रोविजन नहीं है कि आप क्लियर अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन में। तो ये बहुत बड़ा हर्डल है। उसमें है कि अगर आपका 2 ईयर कन्विक्शन नहीं होता है तो तब तक आप लड़ सकते हैं चुनाव। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है इसमें चेंज। चलिए हर्षवर्धन आप बताइए। सर लॉ में एक तो प्रोविजंस का कमी है कि मनी और मसल पावर इलेक्शन में काफी रोल प्ले करता है, तो फैक्टर काफी ज्यादा हो जाता है। ओके ऋतु राजा बताइए।
सर पूर्व चुनाव आयुक्त थे एस.वाई. कुरैशी, उन्होंने कहा कि चुनाव ही जो है सो मुख्य कारण है भ्रष्टाचार का। तो उन्होंने कहा ओके कि राजनीतिक दल जो है जीतने के बाद, उनके शब्दों में बता रहा हूँ सर, कि वो कहते हैं कि राजनीतिक दल जीतने के बाद जो निवेश करते हैं वो नौकरशाही के साथ गठबंधन करके और वसूलना शुरू करते हैं, और माना जाता है कि शुरुआत जो है भ्रष्टाचार की यहीं से होती है। बिल्कुल, जो चुनावी राजनीति में है, ये भ्रष्टाचार की जननी है, ये बिल्कुल सही बात है। और आज के ही पेपर में आपने पढ़ा होगा कि जब लोग दोषी पाए जाते हैं, आरपीए के किसी भी क्रिमिनल केस में 2 साल से अधिक का सजा हो जाता है, तो उसके बाद उसे 6 साल तक जो है कि चुनाव लड़ने से क्या किया जाता है, बैन किया जाता है। जैसे कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर ये बैन लगा हुआ है, एक एग्जाम्पल के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी कि नहीं, उसे पूरा आजीवन कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आज के पेपर में क्या टिप्पणी छपी है कि नहीं, ये 6 साल का जो पीरियड है ये ठीक है, और कानून बनाना मेरा काम नहीं है, और इसमें हम किसी भी तरीके का निर्देश नहीं दे सकते हैं। तो आप इस चीज को क्या पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? पॉजिटिव है, क्यों? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कभी गलती किया, भ्रष्टाचार उन्होंने किया, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि नहीं, भ्रष्टाचार करने से कोई फायदा नहीं है। अगर जनता का हम सेवा ठीक से भी करेंगे तो अच्छा नाम कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, पैसा कमाना है दूसरे तरीके से भी कमा सकते हैं। तो फिर अगर वो व्यक्ति सुधार हो जाए उसमें, हमारे दंड प्रक्रिया का क्या है? हमारा तो अब न्याय प्रक्रिया है ना, दंड प्रक्रिया तो खत्म हो गया। न्याय का सिद्धांत क्या है कि लोगों के ऊपर अंतिम रूप से लोगों में सुधार लाना। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज की महत्वपूर्ण टिप्पणी है, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं कि ये जो 6 वर्ष वाला सजा था इसको कंटिन्यू रखा गया है। बिल्कुल सर। एग्जैक्टली एक और अर्थों में सकारात्मक है रुपेश जी, कि ये हमारी न्यायपालिका जो है, जो कानून बनाना इसका काम नहीं है, इसका काम है न्याय देना, और कानून बनाने का कार्य विधायिका का है। तो न्यायपालिका ने विधायिका के शक्तियों का सम्मान किया है, ये कहते हुए कि अगर विधायिका चाहे तो इसके जो 6 वर्ष की सजा है इसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो विधायिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है, जो हमारे केंद्र राज्य संबंधों को मतलब कि सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। ये न्यायिक निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है ये। ठीक है, तो इसके कारण में वही सामान्यतः हम लोग लिख सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति हो गया, भ्रष्टाचार जैसा कि चर्चा किया हम लोगों ने, बांटो एवं राज करो की राजनीति है, मसल्स पावर, मनी पावर का इस्तेमाल है, हमारे किसी किसी व्यक्ति का स्वार्थ है, स्वार्थी किस्म की प्रवृत्ति होता है, उनके स्वार्थ का सर्वोपरि होना, और देश की जनता में साक्षरता और जन जागरूकता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिससे कि उनको आसानी से डरा जाते हैं, और उनका जो बहुमूल्य मत होता है अपने पक्षों में करके वो जीत जाते हैं, और पुनः उनका शोषण डरा धमका के करने लगते हैं। अगर इसके समाधान की ओर चर्चा करें तो समाधान में हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनकी चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि अभी आरपीए एक्ट 1951 के किसी हमारे स्टूडेंट ने किया कि ये महत्वपूर्ण फैसला कब आया था, ये 2013 में आया था। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामला था 2013 में, आप लोग नोट कर सकते। भारत संघ मामला 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि आरपीए एक्ट जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक बताया था, क्योंकि यह कहता था कि किसी को अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर धारा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताया और व्यवस्था दी कि 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा मिलने की स्थिति में सांसदों या विधायकों का जो सीट है वो रिक्त हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसके अलावा एक और मामला था जिसमें लोक प्रहरी एवं भारत संघ मामला व अन्य में, उसमें अनुरोध किया गया था कि चुनावी शपथ पत्र की जांच जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कराई जाए। हालांकि इसको अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। नोटा का भी इस्तेमाल माननीय सर्वोच्च, हाँ कौन, बोलिए बोलिए सर। लिली थॉमस का केस एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा सर, क्या था वो मामला? हाँ, लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आरपीए एक्ट 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक बताया था।
सर उसमें क्या प्रोविजन था? इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि कोई भी सिटिंग एमएलए आईएमपी जिन्हें 2 या 2 साल से अधिक की सजा अगर मिलती है तो उनका जो भी संवैधानिक पद है उसे रिक्त माना जाएगा। सर एडीआर का जो रिपोर्ट बताए थे क्रिमिनलाइजेशन में 46% बताए थे कि 48% बताए थे? 46%। ओके सर। और एडीआर नामक स्वयंसेवी संस्था के प्रयासों से ही यह व्यवस्था दी कि जो भी उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े होते हैं अगर उनके विरुद्ध कोई एफआईआर है या कोई शिकायतें हैं या मिली हुई सजा है तो वो स्वयं अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसकी सूचना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे। ये एडीआर नामक स्वयंसेवी संस्था का प्रयास था। नोटा का प्रयोग भी हम लोग ले सकते हैं इसके समस्याओं के समाधान में, क्योंकि नोटा से क्या होता है, अगर 2 उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं तो नोटा हमें यह विकल्प देता है कि हम दोनों को रिजेक्ट कर दें। सर सर नोटा तो राइट टू रिजेक्ट नहीं है, ये हमको रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं देता है। चाहे कितना भी नोटा को वोट मिल जाए, जो सेकंड हाईएस्ट वोट सिक्योर करेगा वो जीत जाएगा। को जीत जाएगा, ठीक है। नोटा हमें रिजेक्ट नहीं करना, एक सिंबॉलिकली देता है ना, जो मूल है ना वो उसका रिजेक्शन ही है कि देश की जनता इन दोनों उम्मीदवारों को नकारती है, लेकिन हमारी देश की व्यवस्था अभी ऐसी है कि हम उन दोनों में से जो सर्वाधिक मत है ना उन्हें मिलता है हम उनको विजयी घोषित करते हैं। लेकिन जो इसकी मूल भावना है कि जनता ने उसको अस्वीकार किया है, ये तो मैसेज जाता ही है ना कि अगर एक कैंडिडेट से ज्यादा अगर नोटा को पढ़ा है तो ये चर्चा का विषय बन ही जाता है। इसके साथ ही जो ईवीएम का जो इस्तेमाल हुआ वो भी अपराधीकरण को कहीं ना कहीं कम करने में सहायक है। पहले बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था तो उसको लूट लिया जाता था, उसमें काले इंक डाल दिए जाते थे ताकि वो खराब हो जाए, उसको गाड़ी में लूट लिया जाता था। लेकिन ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, तो इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए ऐप बनाया है। सी विजिल ऐप है, वोटर टर्नआउट है, ई वोटर्स ऐप है। इसके इस्तेमाल से भी सूचनाओं का संचार इजी हो गया है और अपराधों पे थोड़ा बहुत अंकुश जरूर लगा है। सूचना का अधिकार भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी पार्टी या उम्मीदवार से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं तो उनकी छवि को देश के जनता के सामने लाकर खड़ी करती है और देश की जनता तब जाकर के सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाती है। कभी कभी न्यायिक सक्रियता भी है, जैसे आज के ही न्यूज़पेपर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण टीका टिप्पणी हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया गया था, हालांकि उसको संविधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक उस प्रावधान को कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, लेकिन उस समय जब लाया गया था तो इसको सकारात्मक सोच के साथ लाया गया था। और अभी हमारे देश की विधायिका क्या निर्णय लेती है ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण उपाय लिख सकते हैं, जैसे कि देश की जो मतदाता है उनको जागरूक किया जाए, जो उम्मीदवार है उनकी जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि है उसको जो है न्यूज़पेपर और अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए ताकि वो डिमोरलाइज हो, वो उस अपराध करने के बारे में न सोचे। अगर हम मत देते समय
एक व्यक्ति का चरित्र देखकर अगर हम मत देने लगे, नैतिक रूप से इतने ईमानदार हो जाएं, तो आपराधिक छवि लोगों की जगह नहीं बचेगी और स्वयं में वो परिवर्तन करेंगे। तो कुछ ये उपाय हो सकते हैं। तो अगर राजनीति का अपराधीकरण से संबंधित अगर कुछ प्रश्न आएगा तो आप लोग कुछ सोच पाने की स्थिति में होंगे, कुछ डेटा के साथ अपनी बातों को रख पाएंगे, कुछ सजेशंस दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्या महत्वपूर्ण निर्णय है इसके बारे में 2-4 लाइन आप बता पाएंगे। इससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न है तो पूछिए। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आप बोले वो अभी एक्टिव है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस ले लिया गया? वापस ले लिया गया, अभी वापस ले लिया गया। सर जैसे अभी आपने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो पॉजिटिव सोच के लिए लाया गया था सर, उसको तो गवर्नमेंट सार्वजनिक क्यों नहीं करती जब इतना बोला जाता है कि आपको कहाँ से फंडिंग आ रहा है? तो हाँ, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी कारण इसे पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं करती थी, इसीलिए इसको निरस्त भी किया है। और उन्होंने आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 14 का जो है उसके साथ इसका जो है सामंजस्य नहीं देखा, उसको अनुपालन नहीं सुनिश्चित करता, जिसके कारण इसको निरस्त किया है, क्योंकि यह पारदर्शिता को सुनिश्चित नहीं करता था। सर, क्या बिहार में जो अपराधीकरण है, ये डेटा सही है सर मेरे पास कि 68% में 51% जो निर्वाचित हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं? 51% का डेटा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हालांकि 15वीं लोग जो विधानसभा का चुनाव था उसमें 30% आपराधिक छवि के लोग थे, तो ये 51% है, तो इसमें गंभीर और साधारण किस्म के जो अपराध हैं उसके साथ मिला करके ये सही है। एक गंभीर अपराध तो ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मैं इसको एक बार रीचेक कर लूंगा, आप लोगों को ये डेटा अवेलेबल करवा दूं। सर, एक और क्वेश्चन था। आप जो शुरू में स्टार्ट किए थे तो आपने बताया था भूमिका में कि जो रीजनल पार्टीज का राइज होता है 1970s में, ठीक है, उसके कारण से जो सिंगल से अगर हम लिखेंगे तो किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं हो जाएगा? तो किसी एक पार्टी का नाम लिए बगैर तो लिखा जा सकता है ना, किसी एक पार्टी की सरकार थी। सर, इसके उपाय में ये भी लिख सकते हैं क्या कि शिक्षा को मिनिमम क्वालिफिकेशन अब ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय तो लिटरेसी रेट मात्र 18-19% था, लेकिन अब तो पॉलिटिशियन के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय आप अपने स्तर से दे सकते हैं। अपना मंतव्य जो होता है ये अपना मंतव्य किया जा सकता है, चॉइस देना है सर। लेकिन सर्टिफिकेट तो लोग खरीद लेते हैं सर, उसका फिर क्या मतलब रहेगा कि पढ़े लिखे नेता हमारे पास आ रहे हैं? नहीं, अब ये दूसरा समस्या है, खरीद बिक्री भ्रष्टाचार, ये दूसरा समस्या है। हमें जब इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो इस प्रश्न को ही ध्यान में लिखेंगे, क्योंकि आप एक समस्या से दूसरे को जोड़ते जाएंगे तो समस्या का कभी अंत ही नहीं होगा। देखिए सर, मैं कुछ ऐड कर दूं। हाँ, देखिए, जब इंटरव्यू बैच में क्लास ले रहे थे उस समय परिचय लोग थी क्लास में ही, तो मैंने बताया था, उस समय पढ़ाया था क्लास में कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट, एक लड़का कौन था बोला कि शिक्षा को कर देना चाहिए निश्चित? सर, मैं विकास। हाँ विकास, देखो विकास, ये बात सही है कि शिक्षा को अगर आप कर देते हो, जैसा कि सर ने बताया कि आप अपने विचार के रूप में दे सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि अभी जो इस बार का चुनाव खत्म हुआ था 4 जून को, पता है कि रिजल्ट घोषित हुए थे हमारे लोकसभा के इलेक्शन के। उसके बाद एक बड़ा सा रिसर्च छपा था जिसका कि बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आपको सुरेश सर ने बताई भी। उसमें बहुत मार्केबल बात छपा कि क्या करना चाहिए, कि मुझे पढ़ाई को इम्पोर्ट कर देना चाहिए उसमें अनिवार्य रूप से। तो उसमें कहा कि आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसमें डाटा दिया गया था कि कितने उम्मीदवार खड़े थे इस बार, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट डाटा, मैं शेयर कर दूंगा आपको, कि बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जो अशिक्षित थे या अनपढ़ थे, खड़े तो हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही उम्मीदवार, मतलब मुश्किल से 1 या 2 उसकी संख्या है जो अनपढ़ है, जिसको टिप्पाधारी बोलते हैं ना, वो जीत पाए हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर हर बात के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर हमारा समाज ही जागरूक ऐसा हो जाए तो चाहे तो ऐसे कैंडिडेट को वोट ही नहीं करेंगे, बस बात खत्म है। दूसरा कि भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोग को टिकट जो ज्यादा दे दिया जाता है इसके पार्टियों के द्वारा, इसके कारण वो लोग जीत के आ जाते हैं।
अगर इनको टिकट नहीं दिया जाए तो वे आराम से ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोग यूं ही खत्म हो जाएंगे, जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। इस पे पूरा इसका वीडियो भी होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें इंटरव्यू वाले क्लास में इसको पढ़ाए थे हम, तो आप वहां भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा उसमें पेपर में छपा था वो डाटा मेरे पास नोट होगा, मैं उसको शेयर कर दूंगा। ओके सर, तो इसका एक अलग पहलू ये भी है। तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप इसमें अलग अलग अपना अपना विचार लिख सकते हैं, अलग अलग राय लिखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के मार्क्स मिलेंगे। ओके सर। इसका सजेशन और किसी का प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो क्लास को हम लोग बंद करेंगे आज के लिए, कल नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। सर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री से बैन करना सही रहेगा सर? देखिए एक बात को समझिए कि किसी भी चीज में जो है ना एकदम हार्श नहीं जाना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बैन कर देंगे। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना, आप ऑफिसर के तरीके से सोचेंगे। हर एक व्यक्ति चाहे वो अपराधी है नहीं है, कई बार आपराधिक षड्यंत्र में लोगों के ऊपर केस कर दिए जाते हैं। तो आप इस चीज को समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, पता नहीं वो उन्होंने क्या किया है नहीं किया, या किन्हीं का अपराध प्रूफ भी हो जाता है तो उन्होंने किस सर्कमस्टांसेस में अपराध किया था, तो इसमें क्यों आप हार्श बने हुए चले जा रहे हैं? आप लोकतंत्र में जी रहे हैं ना, तो उनके लोकतंत्र डेमोक्रेटिक राइट को भी तो खत्म कर रहे हैं। बोलेंगे एक लाइन लिख देंगे, इंटरव्यू में बोल देंगे, तुरंत उल्टा सवाल पूछ दिया जाएगा आपके द्वारा। तो हमेशा मध्यम मार्ग रखना है, इंटरव्यू में भी मेंस में भी। जो बार बार सर बता रहे हैं कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखना, तो ये सर ने बताया ना कि बिना नाम लिए तो काम चल सकता है ना, इशारों में भी तो बातें हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के चीजों में बचने का प्रयास करें। क्यों, मतलब कि आप जैसे देखिए हरियाणा में क्या था ना, एक बार कि उन्होंने जो पंचायत में चुनाव लड़ना है उसमें से 8वीं पास या 10वीं पास कुछ लगा दिया था, किसी स्टेट में लगाया। हाँ, कहीं जिस भी स्टेट ने लगाया था, तो फिर उसका विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षित लोग ही, पढ़े लिखे लोग ही अच्छे से चला पाए। ये विदित है कि अकबर जैसा शासक जो कि बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था, उन्होंने भी अच्छा शासन चलाया था। सिर्फ मैं राजशाही की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के भी समय में बहुत लोग जो मूर्ख हैं, मूर्ख इन द सेंस कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कि साक्षर नहीं है, हस्ताक्षर करने नहीं आता है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको समझ नहीं है। तो आप विवाद में नहीं फंसेंगे, हमेशा बीच का रास्ता चुनेंगे। गोल मटोल बात लिखने के लिए सीखें, गोल गोल बात बोलने के लिए सीखें। ये डिप्लोमेटिक आंसर देने के लिए सीखना होगा अगर आपको ऑफिसर बनना है। राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट भी हो जाएगा सर। बिल्कुल, अभी ना बोल रहे थे सर अपराधी को हटा देते हैं, फिर अभी आप यही बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं। नहीं सर, ऐसा एडिटोरियल में मैंने देखा था सजेशन। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हार्श स्टेप नहीं लेने हैं, हार्श डिसीजन सजेशन नहीं देना है, ना यहाँ मेंस में लिखना है ना इंटरव्यू में बोलना है। ठीक है, क्रिमिनल्स के पास भी राइट टू फॉरगेट होता है। बिल्कुल, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और सर जो नियम बना रहे हैं वही लोग तो समझिएगा आपराधिक प्रवृत्ति का, या फिर वही। देखो धर्मेंद्र, ये जो तुम जो हमेशा प्रश्न बोलते हो ना क्लास में, बहुत छोटा सोच लगता है कि इस छोटे तरीके से बात कर रहा है, अभी मैच्योरिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक है, कि सर इसका लूप होल नहीं हो जाएगा, हर चीजों का लूप होल निकलता है, उसका फिर उपाय किया जाएगा। ठीक है, तो बोलने से पहले 4 बार सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा मैच्योर बनो। ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी में ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना। ओके सर। सबसे पहले हाँ, क्या स्टूडेंट जी के क्लास बोलिए, क्या बोलना है? सबसे पहली बात सर, जो चीज हम लिख सके वही बोले। जैसे ऐसा नहीं कि अनसन कुछ भी बोल दे। बहुत सारा बात जो निगेटिव सेंस बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको हम लिख नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो सर क्या परमिशन है और समय का, या फिर ऑफ किया जाए? ऑफ किया जाए, कल नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद सुजीत सर को। आपके साथ सुजीत सर थे, ये बीपीआरओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल देखिए आप, मैं कुछ बातें बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग जाएंगे क्लास से, क्योंकि मैं रहूंगा नहीं 1-2 दिन, तो फिर आप लोग परेशान होंगे। शनिवार को जो टेस्ट होगा उसका सूचना आपको मिल गया है। टेस्ट में क्या टॉपिक रहेगा? क्या रहेगा सर? बस हो गया, पढ़े हो नोटिस? चलो गुरु। यस सर, बिहार स्पेशल का टॉपिक रहेगा 2, एक टॉपिक रहेगा PYQ से और एक टॉपिक फ्रेश रहेगा, उसमें से किसी एक पे लिखना रहेगा।